इमरजेंसी जरूरत है हर समय, हर मोमेंट, हर पल। तो हर पल मां के में पेट में रह से बाहर से आने तक और मरने तक, ये जो चीज मिलता है हमको, एक मुफ्त में मिलता है। और इक्वली हम हमारे सामने मैं आ रहा हूं, कैसे हम प्रकृति क्या दिया है, प्रकृति से हम क्या सीखना भी है, इसलिए मैं पता। तो अगर एक मुफ्त में मिला है तो हमारा जिम्मेदारी क्या है? हमारा जिम्मेदारी उसको बचा कर रखना है। केवल बचा कर रखना नहीं है, उनके बचा कर के साथ साथ उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर ऑक्सीजन वायु है उसको प्रदूषण नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये जो कुदरत दिया है ये प्रदूषित नहीं है। पानी जो दिया है वो प्रदूषित नहीं है। मिट्टी से जो उपजाते हैं हम खाना, मिट्टी से हम जो खाद्य अनाज उपजाते हैं वो प्रदूषित नहीं। दूसरे बात, सभी को समान, सभी के लिए, आज काल और परसों और परसों और 1000 साल तक जो आएंगे, जो लोग हमारे पीढ़ी के बाद, उनको भी देने के लिए प्रकृति है ना? नहीं तो प्रकृति किसके साथ चिड़छड़ा नहीं करती। तो हमको प्रकृति को मानना है कि प्रकृति नेचर इज सिंबल ऑफ इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी। जो इक्वालिटी है वो नेचर का जो प्रकृति है, प्रकृति का प्रकृति, हम जो बोलते हैं ना, प्रकृति का प्रकृति, नेचर इज इक्वालिटी। जिस तरह मां अपने बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, और जब बड़ा होता है, कोई भी बड़ा काम है, कोई की अच्छा इनकम है, कोई का छोटा सा उनका काम चलता है, कोई काम भी नहीं कर पाता है। इवन यह भी हो सकता है उनका संतान कोई दुष्ट भी हो जाता है, नष्ट भी हो जाता, चरित्र हो जाता है, फिर भी मां उनको प्यार करता है, क्योंकि मां के सामने उनका बच्चा बच्ची एक है। तो उनको समान दृष्टि से देखना प्रकृति का एक सबसे बड़ा क्वालिटी जो को हम बोलते हैं। इसीलिए हम, आप, मैं, आप, तुम सभी, हमको भी हमारे सामने जो लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हम एक मां के संतान हैं, प्रकृति हम का पार्ट है। तो इसीलिए हम भी किसी को छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होगा। और दूसरे, जो हम पाते रहते हैं, उसके लिए हम जब दिमाग में हम सोच सकते हैं, अच्छा बुरा को हम देख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या होना जरूरी है कि नहीं होना चाहिए। तो उसके बड़े होने बाद हमारा दायित्व है कि ये जो चीज, जो हवा या ऑक्सीजन या मिट्टी या पानी, ये जो है उनको हम सभी के लिए, हम एक के लिए नहीं है, सभी के लिए
तो हम भी किसी तरह उसको इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए, उसको भी हमको समझना जरूरी है, हृदयंगम करना जरूरी है। यहां पर 10 किताब है पढ़ने के लिए, मगर 15वीं है। हमारा काम क्या है? हो सकता है 10 लोग 10 किताब ले गए और 5 बाकी रह गए। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये 10 किताब को लेकर कैसी तरह हम 15वीं जो साथियां है पढ़, भागीदारी है। ये जो सोच, ये हमसे प्रकृति से सीखना जरूरी है। समझ सकते हैं भाई कि ना? मेरा ठीक नहीं है, मेरा हिंदी आज जब समझ सकते हैं तो पता है, नहीं समझ सकते तो पता है, फिर हम क्या करें? समझ पाते हैं? तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, यंगस्टर से, आप लोग युवा है, आपकी ताकत भी है समझना, समझाना और समझ के बाद काम करना, प्रतिबद्धता के साथ काम करना। तो एक बात आप लोग से मैं आशा करूंगा, हम लोग जैसे, ये कम से कम हम प्रकृति के साथ जिम्मेदार रहेंगे। प्रकृति के साथ जो कृतज्ञता, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेटफुलनेस, जो हमको दिया है ना, हम उसके साथ हमको ग्रेटफुलनेस, जो कृतज्ञता रखना जरूरी है। तो इसीलिए आपको तय करना होगा कि हम प्रकृति के साथ किसी तरह व्यवहार करेंगे। हाउ टू बिहेव विद द नेचर। हम किसी तरह प्रकृति के साथ हम व्यवहार करेंगे। यह सबसे बड़ी चुनौती हर आदमी के लिए है। तो इसीलिए हम लोगों को तय करना होगा। अगर पानी आता है, नदी में पानी तो आता है, और झरना में पानी भी आते हैं, नदी को भी देते हैं पानी, झरना जो स्ट्रीम्स बोलते हैं। तो कम से कम हम क्या चाहें, हम क्या करें? एक व्यक्तिगत रूप से और दूसरा सामूहिक रूप से। पहले व्यक्तिगत रूप से हमारा जिम्मेदार क्या है? हमारा जिम्मेदार है जो पानी जितना एक आदमी के लिए जरूरत है उतना ही व्यवहार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। एक दिमाग में, हॉस्टल में आप रहते हैं क्या जी? पानी होते 10 लोग बाहर में, एक नहाता है 2 घंटा, क्लासरूम है तो 10 बजे, साथियों को लगता है क्या तुम करते हैं, क्यों नहीं आते हैं, और 3 लोग नहाते नहाते पानी भी खत्म हो जाता है। ऐसा ना, ये भी एक ठीक नहीं है। हम जब नहाते जो बाथरूम में प्रवेश करने से हमारा दिमाग रहता है पानी कम है और पानी और दूसरे लोग के लिए, हम जितना पानी जितने संभव रहे हम उसको करेंगे। अब जानते नहीं, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, साबरमती नदी जब बहती थी उस समय उसमें कितना पानी था, आज जो नहीं है। अभी जो पानी भी है उसको भी खत्म किया जाता है और व्यवसायीकरण किया जाता है रिवर फ्रंट के नाम पर। तो उस समय गांधी जी को एक विदेशी पत्रकार, गांधी जी को देखा है उस आश्रम में गया है, गांधी जी को इंटरव्यू लेकर लोग दिन भर तो इंतजार करते थे। तो गांधी का नहाना देखे तो गांधी
मुझे लगता है कि 1 बाल्टी 2 बाल्टी में नहा दिया। तो वो बोले बापू ये इतना पानी चलता चलता है, चल जाता है नदी में, साबरमती में, आप क्या 2 बकेट में पानी इतना इस्तेमाल करते हैं? तो गांधी जी ने उत्तर दिया, पानी तो ज्यादा है, बहता है नदी में, मगर ये सभी के लिए, मेरे लिए केवल नहीं है। समझे ना? तो जो दृष्टि में हम देखना है, एक मेरे लिए कितना जरूरत है, और प्रकृति जो दिया है सभी के लिए है। हमने बताया ना, इक्वालिटी, समानता। तो जब गांधी जी के विचार में उस समय भी रिप्लाई था, उत्तर था कि नदी में पानी बहती है तो मीन्स नहीं मेरे लिए है, तो मेरे लिए जितनी पानी की जरूरत है उसके ज्यादा कहना था अर्थ क्या है? दूसरे को छीन लेता है, दूसरे का जो अधिकार। तो उसी तरह आप लोग यंगस्टर्स, आप जो जवान है, आपके दिमाग में, आपके सोच में, हम जो प्रकृति से मिलता है, हमका पानी, हवा, ऑक्सीजन, खाद्य और मिट्टी से, तो हमारा काम क्या होना जरूरी है? हमारा काम क्या है? हम पानी को कम इस्तेमाल करेंगे जो जरूरत है, दूसरे के लिए हमको छोड़ना है। द्वितीय, हम पानी को, जो पानी का, स्वच्छ पानी का स्वास्थ्य के लिए जरूरत है, कारण कुदरत पानी दिया है, स्वच्छ पानी। अगर पानी गंदा हो गया कौन करता है? हम करते हैं, मनुष्य करता है, आदमी करता है, और ये स्वास्थ्य को हानि करता है। अगर मैं करूंगा, ठीक है, मैं क्या करते हैं, मैं पानी गंदा कर दिया, मैं पी लिया, हो सकता है मैं उसको, मगर जो दूसरे लोग पिए उनके प्रति हम भी हानि कर दिया ना। तो ये तो एक क्राइम है, अपराध भी है। और क्या हो सकता है? कोई पानी चलता चलता है, उसके लिए माने एक उनका कुछ काम आया, पानी को बांध दिया और पानी को ले लिया, ये भी ठीक नहीं। पानी सभी के लिए, पानी को तुम इस्तेमाल करो, दूसरे लोग को छोड़ दो। तो पानी को भी उनका प्रतिबंध करना, क्योंकि पानी जो अनवरत, जो अविरल पानी जो बहता है, वो प्रकृति का धर्म है। अगर नदी बचेगी, अगर नदी का पानी अविरल स्रोत बहता है तो नदी बचेगी। इसीलिए हमारा क्या काम है, हमारा सोच में क्या होना जरूरी है? हम जो नदी के किनारे पर रहते हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम होना जरूरी है कि जो कुदरत दिया है, जो प्रकृति हमको दिया है, जो नदी, और नदी के ऊपर, नदी में जो पानी बहता है सभी के लिए, और हम सब इस्तेमाल करेंगे और नदी को भी बचाएंगे। और नदी को बचाने के लिए क्या काम है ना? नदी जो जहां से जन्म हुआ है, नदी की जो क्या जन्म हुआ है, नदी जहां से बहती है, वो कौन, कहां से? वो एक जंगल हो, पहाड़ हो, हम जो जिसको पत्थर बनते हैं, पत्थर, वो पत्थर नहीं है, वो भी जीवन है, वो भी जीवंत है, उससे पानी निकलता है, पानी को जमा कर रखता है जमीन में, वहां हम देते हैं। पहाड़ हो, जंगल हो, जंगल नहीं तो नदियों की मौत है। तो मैं जो बताता हूं आपके साथ पास में, हाउ टू अंडरस्टैंड नेचर, हम प्रकृति की कैसे समझाना है, समझाएं, किसके हम समझेंगे। तो इसीलिए मैं 2-3 बात इसलिए रखता हूं पहले, कि हम पानी हो, हवा हो या मिट्टी हो, जो खाद्य अंग देती है, जिसको हम उपजाते हैं, अनाज उपजाते हैं, ये तीनों तो मौलिक आवश्यकता हर आदमी के लिए, केवल हर आदमी के लिए नहीं, हर प्राणी के लिए।
तो उसको हम उसका नुकसान नहीं करेंगे, उसका गंदा नहीं करेंगे, और उसका किसी के एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी के लिए, केवल एक ग्रुप के लिए हम उसको खींच कर ले जाएंगे व्यवहार का, नहीं, सभी के लिए। और हमारा काम है जिंदगी भर अगर हम प्रतिबद्धता के साथ हम सोचेंगे, करेंगे, तो हम इसी बात को भी, जब मैं अमेरिका में एक स्कूल स्टूडेंट को हमको दिया गया बात रखने के लिए, हमको स्टूडेंट्स 9th और 10th क्लास का स्टूडेंट, तो हमने कहा कि क्या हमारे लिए हमको समझा वो बस बोलेंगे, और उनके बारे में हम 10-15 मिनट की जो बात हुई, हम 1-2 मिनट में हम क्या बताएंगे। भाई ऐसा बताया कि इसीलिए पहले से स्टूडेंट हो और बड़ा होगे तो पहले से दिमाग में होना जरूरी है, सोच में जरूरी है कि हम पानी, हवा, मिट्टी को हानि नहीं पहुंचाएंगे अपने तरफ से, और किसी भी और कोई भी अगर पहुंचाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, उसको भी हम विरोध करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम उसका विरोध करते हैं, हम हमारे लिए अगर वो पानी खत्म कर देता है, वो पानी गंदा कर देता है, वो पानी को प्रदूषित कर देता है, हम सभी के लिए भी भूलना पड़ता है। इसका अर्थ है कि आज जो देखते हैं आप, इसलिए मैं रुकता हूं, आज अभी बहुत प्रदूषित हो जाता है, नदियां भी, जहर, नदी में, पानी में अब जहर है। उड़ीसा का महानदी हो, ब्राह्मणी नदी हो या गंगा नदी हो, जमुना तो खत्म हो गया, दिल्ली में तो पानी का तो पीने का तो नहीं, नहाने का भी तो ये जो अभी हम देखते हैं दुनिया में, हमारे देश में, तो उसको आप हमको सोचना होगा, आप लोगों को, ये नौजवान है, आप किसी तरह उसको सोचेंगे, किसी तरह उसको लेकर हमारा क्या रिएक्शन होना जरूरी है। हम क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात है, मगर पहले हमारा सोच में क्या होना है, हमको देखना है, खोजना है कि नदी का पानी, नाल का पानी, या गांव-गांव में जो हमारा जो पुष्करणी है, जो उसका पानी क्यों गंदा होता है, प्रदूषित होता है, उसके जिम्मेदार कौन है? पहले तो अपने अपने भी, तो हमको एक परिवार की तरफ से हमको भी इनिशिएटिव लेना जरूरी है, हमारा काम होना जरूरी है। अगर हम समझाएंगे तो परिवार को भी, बाप, माँ, भाई, बहन सभी को लेकर हम कहेंगे ना, हम जो काम करेंगे ये नहीं करेंगे, और उसको लेकर गांव में भी एक इनिशिएटिव हो सकता है, गांव में ना हम पानी को गंदा नहीं करेंगे। नदी के किनारे में जो लोग हैं, हम भी चाहेंगे प्रति नदी का जो गांव है, हम कहेंगे नहीं, नदी का नहीं जाना है। अभी नदी के ऊपर सबसे बड़ा हमला होता है, नदी का जो रेत है, सैंड माइनिंग होता है, सैंड, वो पूरा लेकर बाजार में चल जाता है, जिसको गांव के लोग, वो इलाका के लोग घर बनाते हैं, ये सदियों से आता है, उनका अधिकार है। और नदियों से जो जितने भी सैंड है, जो रेत है, वो अपने इलाका में उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नदी का उसको जो हम बैलेंस बोलते हैं ना, उसका आता है, जब बाढ़ आता है, ज्यादा सैंड आ जाता है, तो उसको करे। मगर नदी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारा मांसपेशी जरूरत है, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा,
उसी तरह नदी के लिए रेत की जरूरत है। जितने भी नदी में जो थे, उनका जो बेड है, उनको अभी नदी सज्जा बोलते हैं, रिवर बेड जो बोलते हैं। तो उसका जो सैंड रेत है, वो रेत जैसे में शरीर का मांसपेय है। तो अगर वह नहीं रहेगा, नदी का पानी जो नदी के नीचे में, भूमि के नीचे में जो पानी की जरूरत मौजूद रहेगा, रिजर्वायर, एक्वावेयर, हम जो एक्वाटिक बोलते हैं ना, तो पानी को रखना, तो वह नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो नदी के बीच में पानी रहेगा, नदी नाल हो जाएगा। तो अभी क्या होता है, नदी का जो रेत जब जब नीचेता है, व्यापार व्यवसाय, इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, तो नदी के ऊपर हमला होता है। जैसे एक आदमी का खून ले जाते हैं, उसी तरह अगर रेत खत्म होता है, गिर जाता है, नदी के जितने में होता है, तो नदी को पूरा नदी को मारने के लिए ये एक साजिश भी है। तो हमारा काम क्या है, हम सोच में क्या करें न करें, आप जो बढ़ेगा आप तो करेंगे, सोच में हम जाना है कि नदी का सैंड, नदी का रेत को कोई किसी को नहीं लेना पाया। जितने भी इस्तेमाल करना है करो, एक रेखांकित है, इतना करोगे नहीं करोगे। उसी तरह तो नदी के ऊपर और जबरदस्त कौन है, शहर का, कंपनी का, बड़ा बड़ा फैक्ट्री का जो पानी जो जाता है, जो गंदा पानी, जो उसके क्या कहता है, कंटामिनेटेड वाटर को बोलते हैं, प्रदूषित जो केमिकल कंटामिनेशन होता है, रासायनिक आवर्जना जो बोलते हैं, वो सब पानी में जाता है। कानून भी है, आप नहीं कर पाएंगे, उसको कोई नहीं मानता है। तो हमारा काम क्या है, कम से कम हमारे सोच में रहना जरूरी है कि नदी को जो नुकसान जो करता है, जो इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, जो भी हो, सरकार भी हो, जो भी हो, प्रशासन हो, वो क्राइम करते, अपराध करते हैं। इसके लिए हमारे सोच से जो जनजागरण होगा, ताकि एक प्रतिरोध होगा, विरोध होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बोला हमारा प्रथम काम क्या है, कुदरत जो दिया है मुफ्त में हम देती है, पानी, हवा और मिट्टी खाने के लिए खाद्य, उसको हम बचाना है। तो ये भी हमारे सोच में जरूरी है। सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, शिल्पायन प्रदूषण हो, या कोई नदी का जो जन्म स्थान, जंगल, पहाड़, उसमें जो स्रोत है, जो जन्म स्थल है, उसको भी कायम रखना सभी का काम है। सरकार है, सरकार का काम है, संविधान में लिखा गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हम जो बोलते हैं, निर्देशावली, राष्ट्र निर्देशावली बोलते हैं हम, तो उसमें लिखा गया है हमारे संविधान में, राष्ट्र का जो कर्तव्य है, राष्ट्र मीन्स यहां राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है सरकार, स्टेट, और संविधान में लिखा गया है, संविधान का धारा 51A जी, उसमें भी लिखा गया है, आपको देखना होगा, मानना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। एक तो राष्ट्र का, एक स्टेट का क्या काम है, जो प्रोटेक्शन देना, उसको सुरक्षित और संरक्षित रखना एक राष्ट्र का काम है। उसका नीति ऐसा होना जरूरी है, उसको इस तरह कानून बनाना है ताकि नदियां हो, जंगल हो, जो प्रकृति का जो संसाधन हो, जो जिंदगी के लिए जरूरत है सभी के लिए, तो उसको बचाना, सुरक्षित रखना और संरक्षण, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, ये दोनों का काम है। और आगे उसके बाद आ गया एक नागरिक का कर्तव्य क्या है,
नागरिक कर्तव्य लिखा गया, अमेंडमेंट लिखा गया, वही स्टेट प्रिंसिपल में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, संविधान में। जो हम आप जो लोग हैं, हमारा काम है, जहां हम पहले से मैं बताया कि नेचर के साथ जो ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता हमको दिया है, जैसे माँ बाप को हम मानते हैं कि हम जन्म दिया है, हमारा काम है मरने तक उस लोगों की सेवा करना, उसी तरह प्रकृति के साथ हमारा जो दायित्व है उसको हम बचाना, और किसी जो नुकसान करता है, हानि भी करता है, उसके साथ कन्फ्रंटेशन करना। कन्फ्रंट मीन्स नो, ये नहीं करने देगा हम, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो उसके साथ अगर किया जाएगा ताकि हम समझ सकते हैं कि जल जंगल जमीन को किस तरह हम समझेंगे। एक तो अब देखिए, जमीन हम खाद्य देता है, और जंगल जितना पेड़ है वृक्ष है वो भी हमको ऑक्सीजन देता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, और गाड़ियाँ वगैरह जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ग्रीन हाउसेस गैसेस हम कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह बहुत है। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं, केवल पेड़ नहीं है, ये भी जो दिया गया, जो प्रकृति के साथ जो है, सबसे बड़ा प्रकृति एक पेड़ तो ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है, और हमको भी ओशन है ना, ओशन, सागर, समुद्र, समुद्र से भी उसका दो है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और दूसरा एक उसके को माइक्रो प्लैंक्टन, प्लैंक्टन कहा जाता है उसको, छोटा छोटा समुद्र के जो ये है ना, क्या ग्लोम है, ये है, लाइक उद्भिद है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। और समुद्र भी प्रकृति का एक हिस्सा है, और समुद्र को कैसे समझेंगे हम? हमारा ये जो धरती माता में पानी भाग कितना है, 97 पॉइंट कितने ना, और उसमें से पीने का पानी का कितना होता है समझते हैं? आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रकृति से दिया है हमें, किसी से किसी तरह हमको उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसको किस तरह बचाएंगे, किस तरह प्रोटेक्शन होना जरूरी है, किस तरह कंजर्वेशन होना जरूरी है, नहीं तो हम नहीं रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। एक कहे हमने एक दो बात, मैं ज़्यादा आपके डाटा नहीं रखना चाहता हूँ, आप यंगस्टर रहे अथवा बहुत सीखे करेंगे, मैं केवल सोच की बात करता है कि मैं जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। ये जो पानी जो है प्रकृति के साथ जो भूभाग है, मात्र पानी का जितना ज़्यादा है 70% वाटर है, 30% लैंड है, और 70% पानी में समुद्र का हिस्सा है 97%। और पीने का पानी जो इस्तेमाल है, जो उसका स्वीट वाटर बोलते हैं, ये ग्लेशियर है, हिमालय में जो ग्लेशियर है ना, हिमा और जो नदियां हैं, आप देखिए उसको कितना परसेंट है, ओशन का परसेंट 97.3 है। ग्लेशियर जो है ना, जैसे हिमालय और दुनिया के बहुत समय विभिन्न में है, ग्लेशियर है 2.1 है, ओनली 2.1%। और जो ग्राउंड वाटर है, जो नीचे में है, भूतल पानी जो है वो 0.6 है %। जो हृद है, हृद लेक्स है, ये 0.009% है। रिवर्स में, रिवर जो नदियां हैं, जो उसको पानी हम तो देखते हैं ना,
नदियां सूख जाती है, नदी का पानी गंदा हो जाता है। सबसे ज्यादा पानी हम इस्तेमाल करते हैं नदियों से ना, नहीं उसका कितना परसेंटेज जानते ना, स्वीट वाटर से 0.0001। अब देखिए 1/1000। मैं ये आपको बताना इसलिए है कि हमको जो मिला है इतना कम है, और उसके साथ केवल मनुष्य का भागीदार नहीं है। इस पानी के ऊपर पशु पक्षियां और जो बायोडाइवर्सिटी है, उद्भिद है, सभी के लिए ये इतना सभी के लिए है। और जब ग्लेशियर को बचाना भी है, ग्लेशियर का मेल्ट हो जाता है, उगलता है, तो ये डेंजर है। क्यों? नहीं, जो स्टोरेज है, स्टोरेज खत्म हो जाता है। दूसरा, ये वार्मिंग होने से, हम जो ग्लोबल वार्मिंग जो बात करते हैं, हम आएगा लास्ट को भाई। तो जो ग्लोबल वार्मिंग जब बोलते हैं, क्या जब टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो ये ग्लेशियर मेल्ट होता है, उगलता है, और पानी नदी में आता है, समुद्र को जाता है, ओशन को जाता है, तो ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाता है, है ना। ये जो है ये बड़ा डेंजरस है। क्योंकि मैं चाहता हूं आपको समझाने के लिए, अभी हम कल आपको कुछ समझने के लिए बोलता हूं, अब जान के चलिए। तो क्यों ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म होता है, ये किसी तरह जो 50 साल में नहीं था पहले, अभी 30-35 साल में ज्यादा बढ़ गया, गर्म टेम्परेचर बढ़ गया, और ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ गया, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ गया, उनका लेवल भी बढ़ गया। लेवल बढ़ने से क्या होता है जानते ना, जो समुद्र के पास जो गांव है, हजार गांव है, डूब जाता है, खत्म हो जाता है। और उसको हम क्या कहते हैं ना, क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन का हम क्या कहते हैं, जो लोग प्लान करते हैं, माइग्रेशन तो एक अच्छा है, जो इस्लाम जो बोलते हैं, दूसरे लोगों के जाकर, दूसरे देश में जाकर, इस्लाम ये जो होता है ना, ये इसीलिए क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है, जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, एक तो समुद्र के ऊपर होता है, समुद्र जो बढ़ता रहता है, कम होता है, और समुद्र में जो वार्मिंग होता है, उनका जो नेचर तो ठीक है, इतने टेम्परेचर में वो रहेगा, उसमें मछली रहेगा, उसमें बहुत चीज है। जहां खाद्य के लिए हम पहले देखो, हम मिट्टी की बात करते थे, खाद्य दुनिया में समुद्र जो ओशन है, जो मछली है, बहुत चीज है, बहुत लोगों का ये भी फूड सिक्योरिटी का करता है। जो खाद्य सुरक्षा बोलते हैं ना, मिट्टी से अनाज और समुद्र से, सागर से जितने भी तंदूर पिछले जितने भी लोग करते, उसमें एक फूड सिक्योरिटी है। तो नेचर जितने भी चीज दिया है हमको, वहां से हम लेते हैं, बचते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बात करना ये जरूरी मानता हूं कि आप किसी तरह हम समझेंगे। तो आज अगर उसको देखेंगे, जो हम बात करें, तो अभी जल जंगल जमीन पर कौन हमला होता है? एक तो हम बताएं इंडिविजुअल करते हैं, उसको नहीं करेंगे, गांव में इकट्ठा होकर भी नदी को सुरक्षा करेंगे। मगर जब एक प्रोजेक्ट आ जाता है डेवलपमेंट के नाम पर,
एक इंडस्ट्री आ जाता है, पानी छोड़ देता है, जमीन ले जाता है, तो उसको क्या हम स्वीकार करेंगे? हाँ, हो सकता है एक सवाल आ सकता है, क्या हम इंडस्ट्री जरूरत नहीं है? जरूरत है। मैं चाहता हूं आप लोगों में एक विचार आना जरूरी है, यंगस्टर्स है, आपको डेवलप करना है ये विचार को भी। तो जो इंडस्ट्री आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 200 साल पहले से जो हुआ, 300 साल में, उसमें जो स्थिति था, कहां से कहां उनके जो कितने हद तक कौन इंडस्ट्री बनेगा, किसके लिए बनेगा, आम आदमी के लिए बनता है ना कुछ चांद लोगों के लिए बनता है। सपोज एक बॉस की जरूरत है, तो एक बॉस में 1000 लोग जाते हैं हर दिन, ऐसा ना? तो बॉस की जरूरत है, और बॉस के लिए जो ऑयल जरूरत है, बॉस के लिए जो आयरन जरूरत है, बॉस के लिए जो एल्यूमिनियम जरूरत है, तो वो चाहिए ना आम आदमी के लिए। मगर कितना कार बना हुए हम, कार तो इंडिविजुअल है। एक डॉक्टर के लिए कार जरूरत है, मगर उनके पेशेंट को जाने के लिए। मगर एक डॉक्टर के पास 5 कार रहना, ये तो गलत है। हमारे पास पैसा है, हम 10 कार किन लोगों है, पाकिस्तान भी है, मगर उसके लिए तो क्या जरूरत नहीं है। उसके लिए तो जितना भी आयरन और जितना भी लोहा पत्थर, जितना भी मंगानीज, जितने भी एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट जरूरत है, वो तो अत्यधिक हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों करेंगे? ये सवाल आना जरूरी है आपके मन में। इंडस्ट्री की जरूरत है, मगर कितना किसी के लिए है? अगर नहीं तो सपोज हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं ना, सपोज 5, एक परिवार में 5, कितना होता है? कितना परिवार हो गया? कितने परिवार हो गया? कम से कम 28 करोड़ परिवार हो गया। अगर हर परिवार को एक कार एक प्रोवाइड किया जाए, उनका पैसा है वो आ गया, तो 28 करोड़ कार अगर भारत के रोड में चलेगी, ये कार गाड़ी, क्या हम उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं निकलती गई, उसको हम टॉलरेट कर पाएंगे? उसके लिए इतना तेल है, वो गाड़ी चल पाएगा? गाड़ी चलेगी तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये देश में जो क्या है, एक गैस रूम हो जाएगा। ये सर्वाइवल नहीं है। इसीलिए आप लोग को समझना है, सोचना है कि अगर किसी के पास पैसा है, पूंजी है, और उसको लेकर हर कुछ जो कुदरत दिया है, आयरन हो, बॉक्साइट हो, मैंगनीज हो, कोल हो, ये सब कुछ वो इस्तेमाल कर देगा अपने ढंग से 25% लोगों के लिए। और उसके साथ जुड़ा हुआ है क्या है? अगर कोल खनन होता है तो वहां का जंगल और खेती की जमीन खत्म हो जाता है। अगर बॉक्साइट खनन होता है, लोहा पत्थर खनन होता है, तो वहां पर जो जंगल है वो जंगल खत्म हो जाता है। अगर जंगल खत्म हो जाता है तो वहां से जन्म ले नदियों का स्थिति क्या होगा? नदियों का स्थिति तो, नदी में पानी कम हो जाता है, नदी प्रदूषित होती है और नदी की मौत भी होती है। आज हमारा देश में 1000 नदियों की मौत हो गई ये 100 साल में। तो इसीलिए हम लोगों को इसीलिए चलते करेंगे, अगर जल, जमीन, जंगल अगर एक अविचारित ढंग से सरकार हो, सरकारी नीतियां जो भी हो, हमको देखना है कि सरकार राष्ट्र के
विकास की नीति क्या होना जरूरी है। जो विकास की नीति ऐसा होना जरूरी है, हम जो जमीन को इस्तेमाल करेंगे, हम मिट्टी को इस्तेमाल करेंगे, हम जो पानी का इस्तेमाल करेंगे, हम समुद्र को इस्तेमाल करेंगे, हम नदियों को इस्तेमाल करेंगे, हम जंगल को भी इस्तेमाल करेंगे, तो जिस तरह उनका कोई ज्यादा हानि नहीं होगा। हाँ, जितने भी हम सभी के लिए जो जरूरत है हम उसको लेंगे, और जो नुकसान होगा हमको देखना है कि फिर उसको कैसे भरेंगे। अगर जंगल का कुछ नुकसान हुआ तो फिर हम जंगल को कैसे बढ़ाएंगे, ये उनका सोच होना जरूरी है। तो इसीलिए आपके साथ मैं आज बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ये जो प्रकृति है ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है, और केवल भी मनुष्य रहेगा तो भी प्रकृति नहीं रहेगी, हम नहीं रह पाएंगे। प्रकृति जो इसी को दिया है, जिसी को जैसी तरह जल जंगल जमीन हवा ये सब दिया है, उसी तरह जब मनुष्य को भी दिया है। हम तो पैदा हुए, हम भी पार्ट ऑफ द नेचर, हम प्रकृति का एक अंश है। उसी तरह जो पशु पक्षियां है वो भी उनका एक हिस्सेदारी है। जैसे माँ कोई बेटा का जन्म देती है और बेटी को जन्म होता है, उसके सामने सभी एक है, और हम भी मानते हैं कि जेंडर इक्वालिटी, सभी को समान है, और माँ बाप के सामने तो सभी समान है। उसी तरह कुदरत के सामने पशु पक्षियां पेड़ सब मनुष्य समान है, और अभी इंटरडिपेंडेंट है। हम केवल हम मनुष्य चाहे नहीं, अब जानते हैं, जानना पड़ेगा 10,000 पहले से हम खेती आई, 10,000 पहले से खेती नहीं था। और जो साइंटिस्ट में बोलते हैं तो में हम कहां से आए, हम तो जो अब क्या बोलते हैं, एक बाद एक का उनको जिसी तरह प्रकृति साथ मनुष्य, सब पशु पक्षियां ऐसे प्रजाति कितने होने के बाद मनुष्य आया, तो उसको हम देखना है। तो इसी तरह अब जो पोल्यूशन है यहाँ पे, आप देखिए कितना पेड़ आज यहाँ है, इस रात यहाँ है, कहाँ अफ्रीका में जो है, आज इंडिया में जो है उसका है, उसका पोल्यूशन जो कुछ पोलिनेशन जो बोलते हैं, पोलिनेशन वो पक्षियों के द्वारा होता है। आज हम दुनिया में इतना क्रॉप्स है, धान खेत है, धान हम बोलते हैं कि कोरापुट से आया है, पर बहुत ये भी होता है चाइना से आया है। तो दुनिया भर में भी धान की खेती होता है ना, नहीं। गेहूं कहां से आया है, हमारे देश में तो नहीं था। तो वो कैसे आया, विभिन्न पेड़ कैसे आया, फल मतलब कैसे आया, ये पक्षियों के अवदान है, दान है, बर्ड्स। तो प्रकृति जिसको बनाया है वो सभी के लिए इंटरडिपेंडेंट है, हम उसके लिए है, हम उसके लिए। तो हमारा जिम्मेदार क्या है कि ना पशु पक्षियां तो सोच नहीं पाते, केवल मनुष्य सोचता है, खराब या अच्छा बुरा वो पूछ सकता है। तो इसीलिए हमारा जिम्मेदार एक मनुष्य होकर, ह्यूमन, तो हमको जब सोचना है, हम भी सोच पाए, हम भी न्याय दे पाएंगे कि हम किसी के साथ व्यवहार करेंगे, प्रकृति को कैसे बचाएंगे, और हमारे साथ प्रकृति के साथ व्याघ्र हो, सिंह हो, जो भी हो, और कितने भी डाइवर्सिटी है जिसको जैव विविधता बोलते हैं, मेडिसिन प्लांट वगैरह, ये सब कुछ हमारे लिए है, मगर उसको भी किस तरह बचाना है, किस तरह उसको कंजर्वेशन करना है, तो उसको भी हमको सोचना है, ताकि हम समझ सकते हैं कि दुनिया ठीक रहेगा, धरती माता को हम निरंतर के साथ उसको हम सभी समय में, आने दिनों वाले में, 1000 वर्षों पीढ़ी के लिए हम उनको बचा सकते हैं।
तो इसलिए 2-3 बात आता है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब लोग फिर जब के और बोलेंगे और किसी लोग सुनेंगे। तो मैं आज ये सब बताना चाहता हूँ कि हम जैसे नौजवान आप लोग, आपकी सोच ना आएगा कि जो विकास का जो नीति है, वो विकास का नीति पहले जो प्रकृति के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम चाहेंगे ये विकास जो विनाश करता है, जो नहीं विनाश करता है हम स्वागत करते हैं। तो उसको हम सोच में हम करना पड़ेगा कि ये गलत है। और दूसरी बात है कि ये जो विकास के नाम पर जितने भी प्रोजेक्ट आता है, ये सभी लोगों के लिए प्रॉफिट के लिए है, मुनाफा के लिए है, बड़े बड़े लोग के लिए है। मैंने जैसे बोला कार, जैसे बड़ा बिल्डिंग, एक बड़ा बिल्डिंग में 1000 लोग रह पाएंगे, मगर 1-2 लोग परिवार का है। इसमें कितना सीमेंट, कितना इंडस्ट्री, कितने लगा है, तो उसका नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान हमारा उड़ीसा के केंद्र में हुआ, झारखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके लिए जो सीमेंट के लिए, उनके बिल्डिंग के लिए जितने हम आयरन ओर इस्तेमाल किया, स्टील इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन किया, तो वहां का जंगल खत्म हो गया, वहां का नदियां खत्म हो गई, वहां का आजीविका खत्म हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग में, यंगस्टर में सोचना होगा, ये केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, ये केवल एनवायरमेंट व परिवेश का, पर्यावरण का बात नहीं है। आज 30 साल 50 साल पहले एक पेड़ लगाना बड़ा काम था, एक पर्यावरण, एक परिवेश को सुरक्षा। मगर आज के दिन में जो संकट आया है, हमारा विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, हम प्रकृति को जो खत्म किया जाता है, जल जंगल जमीन को ज्यादा से ज्यादा, तो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है करोड़ों लोगों का, मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल का जो आजीविका, लाइवलीहुड का, खेती होता है, किसान है, किसान मजदूर है, आदिवासी है, और जिसके साथ साथ उनका अस्मिता जुड़ा हुआ है। आदिवासी का साथ जो जंगल है, उनकी सभ्यता सबसे बड़ा दुनिया में। आज अगर किसी का आइडियल है बचाने के लिए, उनको जिंदगी का एक आइडियल है, हम किस तरह हम जिएंगे, हमको खाना पीना पानी जरूरत है, और उससे ज्यादा अगर होता है, जो ज्यादा पर्यावरण को नष्ट नहीं करेगा, धरती माता के ऊपर हमला नहीं होगा, उसी का जो विचार है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मन में ये आना जरूरी है, ताकि हम हमारे जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है उसको हम ठीक कर सकते हैं। कारण हमारा लाइफस्टाइल क्या है हमको समझना है, क्या ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, आप देश में उड़ीसा, हम एक इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे जब, अभी भी डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। जो मांग होता है, पानी का स्रोत है, पानी का मांग है, तो पाइप जरूरत है, बल पता है, कुछ होता है, जो भी हो, मांग, डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। किंतु आज जो अर्थव्यवस्था है, आज जो अर्थनीति है, आज जो विकास नीति है, सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। क्योंकि हम जैसे आदमी है, मैं जब 9th क्लास पढ़ता था ना, मेरा चप्पल 9th क्लास में आया, मेरे लिए एक चप्पल 9th क्लास में आया, मिला हमको, और वह भी खो गया, कौन ले गया, तो घर में हम बता नहीं पाते कि मेरी चप्पल खो गया। उसी तरह आप सोचिए, मगर आज जरूरत सभी को चप्पल पहनना जरूरत है। जो स्लम डीलर है, जो पैसे काम करते हैं, जो श्रमिक काम करता है, उसके लिए अच्छा ड्रेस, अच्छा जरूरत है। यूरोपियन देश में जो खेती करता है, खेती में बड़ा बूट भी पहनता है, वो जरूरत है। पैसा नहीं था लोग था में, तो मगर कितने तक, 1 और 2। मगर आज हमारे पोता के लिए, पोती के लिए कितना जरूरत है, जन्म हो चप्पल। तो ये मामला आपके दिमाग में आना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इसको कहा जाता है ओवर कंजप्शन। उसको ओवर कंजप्शन बोलते हैं। ओवर कंजप्शन मीन्स अत्यधिक इस्तेमाल। तो इसलिए
बड़ा पूंजीपति भी करते हैं, जब बताओ कि एक कार के बदल 50 कार, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और आम आदमी के लिए घर भी नहीं है, छात भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा सोच में आएगा, हम जब लोग हैं, हमारा भी डेली लाइफ अच्छा होना जरूरी है। क्लीन वाटर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुषम खाद्य। मिट्टी को भी हम अभी पूरा पॉइजनस कर दिया केमिकल फार्मिंग के नाते, तो ये जरूरी है। और आज अभी भी हम मानते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट भी बता दिया कि राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू फूड इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये स्वीकृति है, मगर उसको काम में लगाना, इंप्लीमेंट करना ठीक नहीं होता है। तो हमको उसको देखना है, विचार करना है। तो दो बात इतिहास पुराण को लेकर हम आप खत्म करेंगे। अब देखिए, ये जो सोच है, मैं इसलिए बोला कि ये जो सोच कम इस्तेमाल जिंदगी में, ये आदिवासी जीवन में है। सारा दुनिया में एक बड़ा पृथ्वी विश्व का एक बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा प्रोफेसर, उनका 95 ईयर्स हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, नाम चॉम्स्की उसका नाम है। नाम चॉम्स्की अमेरिका का, समृद्ध देश का। और वो जो बड़ा प्रोफेसर है, वो अभी भी बोलते हैं कि अभी दुनिया में अल्टरनेटिव क्या है, क्या अल्टरनेटिव है, ये जो विकास का क्या अल्टरनेटिव है ना। उनको मानना है, हम सभी को दुनिया में जहां भी उड़ीसा के रहे तो इंडिया का ट्राइबल्स, उसको इंडिजिनस कम्युनिटी बोलते हैं हम, मूलवासी इंडिजिनस कम्युनिटी, उनका जो लाइफस्टाइल है ये मॉडल होना जरूरत है, ताकि हम धरती माता को बचा पाएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देंगे तो नदियां नहीं रहेंगी, जमीन नहीं रहेगी, जंगल नहीं रहेगा, तो हम कैसे रहेंगे। तो इसलिए एक दो आप देखिए, ये जो सोच 5000 10,000 वर्ष पहले जो रामायण महाभारत की बात है, हम रामायण महाभारत को एक लिटरेचर के लेते जाते, मैं कोई राम कृष्ण ये भगवान मैं नहीं मानता हूं, मगर जो लिटरेचर है, एक महाभारत एक लिटरेचर है, रामायण एक लिटरेचर है, उसमें जो लिखा गया, उसमें जो सोच आया है। आप देखिए, जब रामचंद्र लिखा है, जो रामचंद्र जब अपनी बीबी को, सीता को सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए लंका पहुंचते हैं, तो वहां देखते हैं कि भारत महासागर, आज जो भारत महासागर है, और किसी तरह जाएंगे, उस समय तो जहाज नहीं था, बोट भी नहीं था। तो रामचंद्र के पास एक ब्रह्मास्त्र था। तो रामचंद्र क्या बोले, उस समय किसी तरह वो समुद्र को पार करना, तो पानी को अगर सुखा देंगे ब्रह्मास्त्र के लिए, तो हम चल पाएंगे। तो जब रामचंद्र ब्रह्मास्त्र प्रयोग करते करते, जो सागर राजा जिसको वरुण बोलते हैं, वो वरुण आकर खड़ा हो गए रामचंद्र के सामने, और रामचंद्र को बोलते हैं, ओ रामचंद्र, आपका अधिकार है आपकी बीबी को, आपकी पत्नी को रक्षा करने के लिए, धर्म है, मगर आप पत्नी को धर्म रक्षा करने के लिए जो रास्ता चूसते हैं, कि जो सागर है ये प्रकृति है, दिया है, ये धरती का है, ये सभी के लिए है। अगर सागर को कब सुखा देंगे ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके, तो समुद्र सूख जाएगा, धरती माता नहीं रहेगी, क्या होगा, विध्वंस होगा। उस समय उसको बोला कि अल्टरनेटिव का छो, अल्टरनेटिव चूज करो। तो रामचंद्र उसको एक्सेप्ट कर लिया। रामचंद्र सच है, मैं कैसे जिम्मेदार होऊंगा धरती को खत्म करने के लिए। तो उसके बाद सेतुबंध का ये सोच आया, सेतुबंध तैयार हुआ। मगर आज
आज जब साइंटिस्ट बोलते हैं, हम साइंटिस्ट, दुनिया के भर में साइंटिस्ट बोलते हैं हर सरकार को, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो या भारत का प्रधानमंत्री हो, सभी को बोलते हैं बाबू ये जो विकास के नाम पर जो आप जो धरती माता को खत्म करते हैं, मिट्टी को ले जाते हैं, मिट्टी के ऊपर जो है उसको मानते नहीं है, तो ये धरती माता को खत्म कर देगी। उस रामचंद्र सुना, अभी तो लोग सुनते नहीं। तो हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होगा रामचंद्र को सुनने के लिए, जिस तरह वरुण राजा उसको बाध्य किया, हम भी नागरिक के नाते हमारे देश की सरकार हो, जो भी हो, जो जिम्मेदार हो, उसको नुकसान नहीं करने के लिए हमको भी सोचना होगा। उसी तरह आज अभी मैं भी इसको बात को खत्म करता हूं। एक आपका महाभारत का एक करके समझो, महाभारत में क्या है लिटरेचर, उस समय सोच क्या था, महाभारत में लिखा है उस सोच में आया। उस समय इतना संकट नहीं था, ये संकट नहीं था प्रकृति खत्म हो जाता है, नदी सूख जाता है, नहीं। उसके बावजूद भी एक घटना घटी, जब कौरव और पांडव के बीच में ये जो सेपरेशन हुआ, पांडव के लिए एक राजधानी दिया गया, उसका नाम पांडव के क्या है? इंद्रप्रस्थ। और जो इंद्र राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए उनको कौन जगह दिया गया? ना एक खंड वन। अभी सीजीमाड़ी में हमारा यह लड़ाई होता है, सीजीमाड़ी में वेदांत के लिए, खनन के लिए लड़ाई होता है। लोग कहते नहीं यहाँ पानी है, यह जंगल है, हम नहीं देंगे। उस समय वो क्राइसिस नहीं था, फिर भी जो क्राइसिस हुआ इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए, तो कृष्ण का साथ था, कृष्ण अर्जुन चल गए। अर्जुन के साथ तो एक बड़ा उसको मिला था, उनके बाद गाड़ी धनु और ये था, उसके साथ साथ उनका तो अक्षय तीर था। तो उसको क्या किया अर्जुन, जो खांडवन था ना, खांडवन में, खांडवन का राजा था तक्षक, नागराजा। नागराजा तक्षक वहां का राजा था। उनके साथ पक्षी पशुआवी सब लोग आदिवासी लोग थे। सुमति नदी बहती थी, महुआ फूल था। तो उनका एक, जैसे हम जंगल में आज भी जिस तरह लड़ाई होता है, हस्तों से लेकर हमारा नियमगिरी और सीजीमाड़ी तक, लोग कहते हैं नो नो डिस्ट्रक्शन, उसको खत्म मत करो। तो उस समय भी तक्षक में कहा कि भाई हमारा यह इलाका है, हम उसको बचा कर रखा है। ये सुमति नदी हो, खंड बना हो और महाफुल हो, वो हमारा जिंदगी है। तो जब अर्जुन उसका गांडी भवन को इस्तेमाल करते हैं, उस समय तक्षक, जो नागराजा तक्षक को इंद्र सहायता करते हैं, और इंद्र उसको जो भेजते हैं, जो बारिश को भेजते हैं, तो वो जो आग लगाते हैं वो आग बुझता है। तो उनका भी, अर्जुन का अस्त्र काम नहीं देता है। तो एक दिन तक्षक वहां एब्सेंट थे, कहाँ गए थे, उनका एब्सेंट को लेकर, एडवाइस सुविधा लेकर, सुझाव लेकर, अर्जुन कृष्ण के एडवाइस के बाते उसको जला दिया। और जो तक्षक आया, सब कुछ खत्म हो गया, जंगल, केवल 4 पक्षियां, उनका बेटा अश्वसेन, और तक्षक तो गया था। ये 4 पक्षियां, तक्षक और उनके बेटा अश्वसेन बचा हुआ है। जब पांडव देखा, मैं आप देखिए इसी में बात बताता हूं कि अगर प्रकृति के साथ अन्याय होता है, प्रकृति भी प्रतिशोध लेता रहता है, जो हम आज प्रकृति का विपर्जय हम देखते हैं। तो उसी समय जब पांडव का निधन हो गया, उनका जो घटना परीक्षित, राजा परीक्षित हुए,
तक्षक उसका रिवेंज लिया, नागराजा तक्षक ये परीक्षित राजा को मार दिया, दंश दिया साप। तो उसके बाद उनका बेटा जो था जन्मेजय, वो जन्मेजय क्या किया, जन्मेजय फिर बोला अभी तक्षक को मारेंगे, और एक नागराजा मारने के लिए एक यज्ञ किया, ये यज्ञ का आह्वान किया। मगर वो जो पांडव का जो हेरिडिटी हम जो बोलते हैं विरासत, परीक्षित के जो बेटा था जन्मेजय, उनका कुलगुरु था, ये कुलगुरु का नाम है वैषम्यमय। और कुलगुरु जो ऋषि वैषम्य में आकर परीक्षित राजा का बेटा को जन्मेजय को बताया, बाबू मत करो, मत मारो, मत तक्षक को मारो, यज्ञ मत करो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा पांडव ये लोग तक्षक जब ऑप्शन था उनको पूछ मत करो, कंसल्ट मत करके, अगर उसके बातचीत होकर तक्षक भी रहेगा, उनका नागराजा वंश भी रहेंगे और राजधानी होगा, हो सकता था। तो ये बात सुनना नहीं सुना, तो उनको मार दिया, गला दिया, तो तक्षक को प्रतिशोध लिया। अब आग अभी ले गए, फिर है समाधान नहीं है, उसको बंद हो गया। मैं इसके बात के आप सामने रखना चाहता हूं कि प्रकृति के साथ अगर अन्याय हो रहा है, हम करते रहते हैं, तो प्रकृति भी प्रतिशोध लेता रहता रहेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे सोच में प्रकृति के साथ क्या जरूरत है, विकास को लेकर हमारे प्रकृति के साथ क्या होना जरूरी है, और मनुष्य जो ह्यूमन और जो दूसरे लोग हैं, प्राणी है, जंगल में है, और जंगल का पेड़ भी है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, नदियां हैं, और उसके साथ हमारा क्या रिश्ता होना जरूरी है, कैसी तरह हम उसको बरकरार कर रखेंगे ताकि हम धरती माता को सुरक्षित रख सकते, ये विचार लेकर हम जरूरी करना चाहिए। कि आज बाजार सब खत्म करता है, मार्केट, ट्रैफिक, विकास, बड़ा बड़ा प्लान, ये नहीं बचेगा। एक हमारे उड़ीसा में एक संत कवि जन्म हुआ था, बुद्ध को मानते थे, वो आदिवासी थे। संत कवि का नाम भीमा भोई। भीमा भोई, मैं उसका जो वजह में बात करके खत्म होता है, तो वो क्या लिखे है ना, 150 साल पहले, उससे ज्यादा उनका जो लेख है वो क्या, अब उस समय भी वो क्राइसिस नहीं था, ये प्रकृति के ऊपर हमला नहीं था, फिर भी उनका मन में उनका एक प्रेडिक्शन जो होता है भविष्य में, संत कवि स्पिरिचुअल, उनका वो ऐसा भगवान को मानते नहीं, उनका स्पिरिचुअल अलग था। तो वो कहते हैं, वो लिखा है उस समय, आप देखिए 150 साल से पहले एक प्रकृति के साथ जन्म हुआ एक संत कवि भीमा भोई, वो उस समय लिखते हैं कि धर्म पछे निंदा पाऊ, धरणी मंडल रहू, शून्य धरती आकाश, आकाश भासी न जाऊ। इसका अर्थ यह है, धर्म पछे निंदा पाऊ, अगर ये धर्म हो, हिंदू मुसलमान बा बाजार या राजनीतिक धर्म बा पॉलिटिकल पार्टी का धर्म, जो भी धर्म है, ये बाजार धर्म, जो भी धर्म है, ये धर्म नरक को जाए, उसको खत्म हो जाए, उसका निंदित हो जाए, कोई परवाह नहीं है, धर्म पक्ष निंदा पाऊ, लेट द रिलीजन गो टू हेल। मगर ये धरती मंडल रहे, धरती रहे, धरती मंडल रहे, आकाश भास न जाओ, ये धरती, जल, जंगल, जमीन, आकाश ये बरकरार कर रहे, ताकि मनुष्य सभ्यता रह पाएगी। तो वो जो विचार चिंता है आज भी हमारा, आज भी नौजवान के दिमाग में ये रहना जरूरी है कि अगर हम सभ्यता को बचा करेंगे, उसका प्रगति करेंगे, उसका विकास करेंगे, और आगामी पीढ़ी के लिए 1000 वर्षों तक हम एक सभ्यता को और आगे बढ़ाएंगे, तो ताकि हमारा रिश्ता प्रकृति के साथ
जुड़ा हुआ रिश्ता को हम टूटेंगे नहीं, टूटने के लिए देंगे नहीं, उसको बचा कर रहेंगे। धन्यवाद।